में आप फ्लैट ट्रेड करते हुए देख रहे हैं 32,432 के आसपास। लेकिन फिलहाल जो अर्निंग सीजन चल रहा है वहाँ पे कई ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पर आपने शानदार नतीजे देखे और अच्छा स्टॉक प्राइस एक्शन भी आपको आते हुए दिख रहा है। हमारे साथ सुमित जी जुड़े हुए हैं। नतीजों को और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स को बहुत ही बारीक तरीके से आपको ट्रेड और ट्रैक करते हुए देखते हैं। सुमित जी बताइए, कौन सी ऐसी दो कंपनीज जहां पर आपको अच्छे नतीजे आते हुए दिखे हैं? देखिए, दो नंबर्स के साथ मीडिया सेक्टर का आगाज हुआ है जिसमें नेटवर्क 18 और टेलीविजन 18 टीवी 18 जो है, इन दोनों के नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े और दोनों के नंबर्स काफी स्ट्रांग आए इस तिमाही के अंदर। पहले क्योंकि दोनों ने ही जो अपने एड रेवेन्यूज है उनके अंदर एक शार्प रिबाउंड आता हुआ दिखाई पड़ा और दूसरा कॉस्ट को काफी हद तक ईज आउट किया जिसकी वजह से इनके मार्जिन काफी स्ट्रांग हुए हैं। आप नंबर्स के ऊपर नजर डालेंगे तो टीवी 18 के नंबर्स में आपको प्राइमा फेसी रेवेन्यू फ्रंट पे तो फ्लैटिश नोट पे ही नंबर दिखाई पड़ेंगे, करीब 1361 करोड़ रुपए के आसपास के एक आय का आंकड़ा है। लेकिन ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस देखिए आप कितनी स्ट्रांगली, करीब 14% के आसपास की बढ़त वहां पे आते हुए दिखाई पड़ी है। मार्जिन भी 4 से 4.5% इस तिमाही के अंदर बढ़े हैं। रफली 23-23.5% के मार्जिन इस तिमाही में कंपनी ने पोस्ट किए हैं जो कि 19% से बढ़कर है। यहां पर कॉस्ट को ईज आउट करने का जो इंपैक्ट है वो देखने को मिला है। खास तौर से फाइनेंस कॉस्ट जो ईज आउट हुई है उसका इंपैक्ट है। अदर इनकम टूटी है, डिप्रिसिएशन कॉस्ट टूटी है, जिसकी वजह से कंपनी के नंबर जो है वो बेहतर साइड पर होते हुए दिखाई पड़े हैं। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इनकी जो एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू है वहां पर भी एक अच्छा रीबाउंड मार्केट्स में आता हुआ दिखाई पड़ा है। साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू करीब 2% इस तिमाही में वाई बेसिस पे बढ़ा है और वूट का जो एक व्यूअरशिप है उसके अंदर एक अच्छे अपटिक्स आए हैं। उसका करीब 30% के आसपास सीक्वेंशियली एक जंप देखने को मिला है, वो भी इस नंबर्स के अंदर रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई पड़े हैं। नेटवर्क 18 के नंबर्स में अगर नजर डालेंगे तो करीब 1422 करोड़ रुपए के आसपास के एक फ्लैटिश टोन पर रेवेन्यूज आते हुए दिखाई पड़े। लेकिन ऑपरेटिंग मुनाफा देखिए, इबिटा इसकी मैं बात कर रहा हूं, 21% का एक जंप वहां पर देखने को मिला है। मुनाफे फ्रंट पर यह आंकड़ा करीब 148 करोड़ से 333 करोड़ रुपए, एक लो बेस का इफेक्ट भी है और अदरवाइज भी ऑपरेशनल एफिशिएंसी जिसकी वजह से नंबर्स अच्छे आते हुए दिखाई पड़े। लेकिन कोर परफॉर्मेंस जो है एबिटा फ्रंट पर वहां पर स्ट्रॉन्ग आंकड़ा है, 324 करोड़ का एबिटा और मार्जिन भी करीब 18% से 22-23% की इस तिमाही में मार्जिन आया। तो एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर नेटवर्क 18 और टीवी 18 की तरफ से आते हुए दिखाई पड़े हैं, स्पेशली मार्जिन साइड पर, जिसका इंपैक्ट मार्केट में आज देखने को भी मिल रहा है। मार्जिन्स काफ़ी अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग और उसका इंपैक्ट आपकी स्क्रीन पे करीब मार्जिन्स अगर आप देखें करीब 22.5 पौने 23 की ट्रेजेक्टरी में रहेंगे। सुमित से और बात करेंगे। आपकी स्क्रीन पर आप देखिए दोनों स्टॉक्स नेटवर्क 18 टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लगभग 32 पर आप देखें ट्रेड करता हुआ और 39.10 पर आप देखें 2% ऊपर ट्रेड करता हुआ। सुमित, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। इस बीच शैल जी, आज सुबह हमने जितने भी IT पे ट्रेड्स लिए, अगर आप देखिए उनका सक्सेस रेशो सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं वो डे हाई पर ट्रेड करते हैं। पूरा का पूरा IT बास्केट डे हाई पर और निफ्टी डे हाई पर। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट आप देखिए तो डे हाई की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ और निफ्टी IT, तो निफ्टी IT ने आज सक्सेस रेशो को काफी अच्छा खासा बनाया है। हमारे साथ 10 कदमदार में आज दो खास मेहमान रहेंगे, चंदन दापड़िया मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से, साथ ही साथ सचित्रानंद उत्तेकर हमारे साथ जुड़े रहेंगे इस डिस्कशन में। आप दोनों का फिर से स्वागत है। चंदन, पहले आपके टॉप कन्विक्शन ट्रेड्स पहले बताइए इस वक्त के क्या होंगे और निफ्टी पे आपका एक कमेंट। देखिए, सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो बाजार ने नीचे के लेवल से काफी अच्छा सेटअप बनाया है। कल 14,350 का सपोर्ट बन रहा था और अब सपोर्ट 14,450 का बन रहा है और सपोर्ट की वजह से हम कहीं ना कहीं रिसेंट के स्विंग हाई को निकाल के 14,750 15,000 की तरफ रैली करना चाहिए। तो जिनके पास भी पोजीशन है या कोई भी नई पोजीशन है, कोई भी हल्का फुल्का डिप आए तो लेना चाहिए। 14,450 का स्टॉप लॉस, 14,750 तक के टारगेट। और सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी देखें तो यहाँ पे भी सेटअप काफी अच्छा है। 32,200 के सपोर्ट से यहाँ पे भी 32,750 33,000 तक के लेवल देखने को मिलने चाहिए। और ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो पहला ट्रेड रहेगा इन्फोसिस पे। देखिए, सारे IT काउंटर में पॉजिटिव मोमेंटम है और इन्फोसिस भी अपने 5-6 दिन के लोअर बॉटम को निगेट करके और एक मेजर सपोर्ट से टर्न हुआ है। डेटा सेटअप काफी अच्छा है, रिस्क रिवॉर्ड बेटर हो रहा है, सारे IT काउंटर में पॉजिटिव मूव है, इसके लिए इन्फोसिस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1320 के स्टॉप लॉस से खरीदे, ऊपर में 1380 का टारगेट बन सकता है। और यहाँ पे किसी को ऑप्शन भी लेना है तो 1360 की कॉल को लगभग 18-19 रुपए के आसपास ले और ये कॉल में भी आपको 12-13 रुपए का मूवमेंट मिलेगा। दूसरा ट्रेड है वो बोस है। आप देखोगे इस काउंटर में एक मेजर ब्रेकआउट देखने को मिला है। डेली स्केल पे देखें तो मल्टीपल हर्डल जो लगभग इसका 15,350 था वो निकला है। वीकली चार्ट लगातार हाई टॉप सारे बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। मंथली चार्ट में भी बॉटम आउट प्रोसेस और फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को सरपास किया है। इसके लिए बॉस लिमिटेड में खरीदारी की सलाह है। 15,100 का स्टॉप लॉस, यहाँ पे 16,000 16,300 के टारगेट हासिल होने चाहिए।
ये राय आपको आती हुई दिख रही है। बॉश पर लो वॉल्यूम काउंटर है, लेकिन ब्रेकआउट देखते ही बनता है। 1 साल के हाईएस्ट लेवल पर आपको पूरा ऑटो एंसिलरी स्पेस तो ट्रैक और ट्रेड करता हुआ दिखेगा, लेकिन बॉश में आज खासी तेजी। चंदन जी, आपसे जोड़ेंगे और हमारे डायरेक्टर साहब आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं टाटा केमिकल्स का स्टॉक प्राइस और चार्ट। दिन का उच्चतम लेवल 537। वीरेन जी यहां पर ढूंढेंगे ऑप्शंस ट्रेड, और चंदन जी आपको बताएंगे कि टाटा केमिकल्स उनको स्क्रीन पर कैसा लगता है। जी हाँ, देखिए सबसे पहले टाटा केमिकल की बात करें तो ये काउंटर ओवरऑल स्ट्रेंथ में है, और यहाँ पे हल्का सा 3 दिन का जो कंसोलिडेशन हुआ है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अपटिक बनना चाहिए। तो टाटा केमिकल में यहाँ पे बढ़त बननी चाहिए, और आप देखोगे टाटा ग्रुप कंपनीज में वापस आज फोकस बन रहा है। स्टॉक को खरीदारी की सलाह रहेगी। 528 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में लगभग 555 के टारगेट रहेंगे। उसके अलावा यदि आप ऑप्शंस की बात करें तो इसमें ऑप्शंस में भी काफी एक्टिविटी है और लिक्विड है, और जब भी ये काउंटर चलता है तो बड़ा स्विंग दे देता है। तो 550 की कॉल पे फोकस करना चाहिए, जो 10 रुपए के आसपास चल रहा है। 6 रुपए का स्टॉप लॉस, 17-18 रुपए तक के टारगेट टाटा केमिकल की इस 550 की कॉल में बननी चाहिए, और काउंटर भी 550-555 के टारगेट को छूना चाहिए। अनलॉक ट्रेड आपको खुलता हुआ दिख रहा है पीवीआर के स्टॉक में। राय लेंगे आपसे पोजिशनली सचिदानंद उत्तेकर साहब। लगातार चौथे दिन तेजी आप पीवीआर में आते हुए देख रहे हैं, शानदार चार्ट है। बताइए मोमेंटम आप ट्रैक और ट्रेड करेंगे क्या? डेफिनेटली शैल जी, इनफैक्ट यहाँ पर लगातार हम लगभग 1400 के लेवल से इस पे एक लॉन्ग बैक लेके ही रखे हैं। जिस तरीके से ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है, एक फ्रेश इंपल्स बिल्ड हो चुकी थी 1380 के आसपास, जिसकी मुझे लग रहा है एक्सटेंडेड मूव अराउंड 1600-1650 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। तो जिस तरीके से अनलॉक ट्रेड है, डेफिनेटली यहाँ पे एक लॉन्ग बायस रखना है। अगर ओवरऑल स्ट्रैटेजी भी रखे तो अगर डिक्लाइंस भी मिल जाते हैं तो काफी हेल्दी माने जाएंगे। इनफैक्ट मेरी सलाह होगी कि यहाँ पर अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो और अग्रेसिवली पोजीशंस ऐड करनी चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ से काफी क्लियर है। जिस तरीके से एक ब्रेकआउट हुआ है 1510 के आसपास, आई थिंक वही एक क्रिटिकल लेवल होगा इवैल्यूएट करने के लिए ट्रेंड का स्ट्रेंथ और मोमेंटम। सो जिस तरीके से पोजीशन है, मुझे लग रहा है 1600-1650 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर अभी भी लॉन्ग बायस रखना है 1510 के स्टॉप लॉस के साथ। ये राय आपको आती हुई दिख रही है पीवीआर फ्यूचर्स पर। लगातार चौथे दिन तेजी, अनलॉक ट्रेड खुलता हुआ। नतीजे अनुमान से बेहतर थे, हालांकि कंपनी मुनाफे के बजाय लॉस की तरफ आपको बढ़ती हुई दिखी। 2 दिन पहले यहां पर आपने नतीजे आते हुए देखे। कमेंट्री बहुत ही शानदार थी, क्योंकि बहुत सारे सिनेमा हॉल्स के जो किराया देते हैं पीवीआर, वो उन्होंने रीनेगोशिएट किया है नीचे की तरफ। एक ब्रेकआउट आपके लिए तैयार है चंदन तपड़िया साहब, जेएसडब्ल्यू एनर्जी में। राय दीजिए किस हिसाब से आप इस स्टॉक को पोजिशनली देखते हैं। 77 रुपए ये आपको निकलता हुआ दिखेगा, 77, 20, 25। राय आपकी? बिल्कुल सही, काफी शानदार ब्रेकआउट इस काउंटर में देखने को मिला है। आप देखोगे यहाँ पे जो मल्टीपल इसका हर्डल था 76 को, उसको आज डिसाइसिवली पार किया है। तो इस काउंटर में लगभग 10-12% की रैली बननी चाहिए। आप देखोगे लगातार पिछले 6 दिन से 76, 76, 75, 80, तो जो 76 का सप्लाई जोन था वो डिसाइसिवली पार किया, और बड़े ब्रेकआउट बनेंगे यहाँ पे। लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक असेंडिंग ट्राइंगल, डेली चार्ट पे पोल एंड फ्लैग की पैटर्न बन रहे हैं। तो ये सारे इंडिकेशन कर रहे हैं कि काउंटर में अपटिक बनने चाहिए, और वीकली चार्ट सेटअप भी काफी अच्छा लग रहा है। खरीदारी की सलाह रहेगी। 74 के स्टॉप लॉस, ऊपर में 85-88 के टारगेट जेएसडब्ल्यू एनर्जी में टेक्निकल ब्रेकआउट की वजह से बनने चाहिए। जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर ब्रेकआउट जो है वो देखते ही बनता है। स्टॉक भी अब आपको मल्टी मंथ हाईएस्ट लेवल्स पर आता हुआ दिखेगा। आपकी राय जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर? शैल जी, जेएसडब्ल्यू 12 जनवरी को इसका एक हाई था करीब 75 रुपए 65 पैसे का। 12 जनवरी का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 12 जनवरी का जो दिन है वो इसका पिछले 3 साल का यानी 18, 19, 20 का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे था, और आज जब आपने उसके हाईस को क्रॉस कर दिया है तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण ब्रेकआउट है। आई थिंक सचिन, मैं गलत तो नहीं होऊंगा अगर मैं कहूं कि ये 81, 82, 83 की ट्रैजेक्टरी की तरफ फ्लो कर रहा है तो? एब्सोल्युटली राइट वीरेंद्र जी। जिस तरीके से ये ब्रेकआउट हुआ है पिछले 3-4 दिनों का कंसोलिडेशन या कंसोलिडेशन स्क्वीज के बाद ये ब्रेकआउट हो रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम काफी तेज हो सकता है। आज के सत्र के लिए मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट लेवल ऑन द लोअर साइड होगा 75 का, एंड ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है 81 के पहले कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। तो एब्सोल्युटली राइट, मुझे लग रहा है 81 तक ये पर्टिकुलर रैली कंटिन्यू होनी चाहिए। 75 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी लॉन्ग्स ऐड करने चाहिए। जी हाँ, बहुत शानदार ब्रेकआउट, इसको प्ले करिए। मीनवाइल अभी शैल जी ने टाटा केमिकल का जिक्र किया था, ऑप्शंस का जिक्र किया था। याद रखिएगा कल हमने क्लोजिंग में इसकी
550 की कॉल कमाई का अड्डा में पकड़ी थी। उस वक्त 550 का कॉल का प्रीमियम था अप्रोक्सीमेटली, अगर आप देखें, 8 रुपये 85 पैसे। वो 550 का कॉल ऑप्शन अब करीब करीब ₹13.25 का हो चुका है। तो वो ट्रेड वेल इन ग्रिप है, उस पर राइट कीजिए, अच्छा मूव इसने दिया है। उसके बाद अब आइए आप एक बार फिर से माइंड ट्री पर। अगेन अगर आप देखें आईटी के 2-3 स्टॉक्स जो अच्छा कर रहे हैं डे हाई की तरफ फ्लो करते हुए, लेकिन क्योंकि मैं इस पर ऑप्शंस ले चुका हूं दोबारा इसको कवर नहीं करूंगा। एक बार आप लेके आइए बजाज फिनसर्व। देखिए आज नतीजों का दिन है और बजाज फिनसर्व नतीजों से पहले अगर आप देखें एक अच्छा स्ट्रॉन्ग लोअर ट्रेजेक्टरी से पुल बैक देता हुआ। स्क्रीन पे दोनों रखिएगा B2 को। कल हमने बजाज फाइनेंस की 5100 की कॉल पे फोकस भी किया था। चंदन, प्रायर टू नंबर्स, अगर ऑप्शंस के जरिए राइड करना हो इस अनसर्टेनिटी को कि नंबर्स में क्या निकल के आएगा, आप कौन से ऑप्शन पे फोकस करेंगे, बोथ बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस पे? ये देखिए, सबसे पहले देखिए इन काउंटर का जो बिहेवियर है ऑलमोस्ट सेम है और यहाँ पे मैं कंपैरेटिवली बजाज फाइनेंस को ज्यादा ट्रेक करता हूँ और आज का पूरा दिन है वो B2 को ट्रेक करता हुआ नजर आएगा, जिस हिसाब से इनके नतीजों के रुख है वो आने के वो दिखेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन से ट्रेड करना चाहिए क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम इतने ज्यादा नहीं है कंपैरेटिवली, और आप बिल्कुल सही बोल रहे हो 5100 तक की कॉल पे फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले टेक्निकल लेवल बजाज फाइनेंस की बात करें तो जरूर आज थोड़ा सा फ्लैटिश है, बट हमारा मानना है कि इसमें लगभग 4885 का सपोर्ट है और सपोर्ट की वजह से 5150 तक के लेवल बनने चाहिए और इसलिए 5100 की कॉल पे फोकस कर रहे हैं। 5100 की कॉल आप देखोगे पिछले 3 दिनों से लगभग 58 से लेके 75 रुपए के बार बार सपोर्ट ले रही है और ऑलरेडी ऑप्शन ऊपर के लेवल से काफी करेक्ट हुआ है। तो बजाज फाइनेंस का ये जो 5100 का कॉल है उसमें फोकस है हमारा। 100 रुपीज के आसपास चल रहा है, 75 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 140 से 150 रुपए तक का ये ऑप्शन जाने की संभावना है। और सिमिलरली बजाज फाइनेंस भी यदि नतीजे थोड़े से भी फेवरेबल रहे तो 5100 5150 तक के रुख दिखा देगा। ये राय आपको बजाज फाइनेंस पर आती हुई दिख रही है। नतीजों से पहले आपको पोजीशनिंग पर एक लॉन्ग कॉल दे रहे हैं चंदन जी और वीरेन जी ऑप्शंस में। कहाँ खास मूवमेंट दिख रहा है लॉन्ग साइड पर? डायरेक्टर साहब जरा चार्ट लाइए एक्सो नोबेल इंडिया की। ये स्टॉक पेंट कंपनी है और हमारे आशीष जी की 2020 टीम में एक अहम पायदान पे था। कहानी ये है कि इंडिगो पेंट्स का आपको आईपीओ खुलता हुआ दिखेगा। प्राइस है लगभग 1488 से 1490, थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन इसके चलते आपने पूरे पेंट कंपनीज में बहुत शानदार तेजी आते हुए देखी है। डायरेक्टर साहब अगर आप कैंडल स्टिक चार्ट दिखा पाएंगे तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर पोजिशनिंग है। लगभग पिछले 10-1 दिनों से यहाँ पर लाल निशान और अब पिछले 2 दिन से यहाँ पर आपको एक अच्छा मूवमेंट दिख रहा है। बहुत ही शानदार फंडामेंटली साउंड कंपनी है। जो लोग लंबी अवधि से बाजार में हैं उन्हें पता है कि ये ड्यूलक्स ब्रांड के आपको पेंट्स डेकोरेटिव सेगमेंट की तरफ बनाती हुई दिख रही है। चंदन जी, आप इन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एमएनसीज को बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक करते हैं, बताइए चार्ट्स पर एक्सो नोबल पर क्या राय है आपकी? जी देखिए, सारी पेंट कंपनी पे यहाँ पे हम पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं। इनफैक्ट पिछले 3 दिनों से इन सब कंपनीज पे पॉजिटिव है। जब से हमें क्रूड का मूवमेंट और इन सारे काउंटर का लोअर टॉप लोअर बॉटम का सपोर्ट समझ में आया। यहाँ पे देखेंगे एशियन पेंट भी हम लगातार 2 दिन से रिकमेंड कर रहे हैं, बर्जर पेंट भी रिकमेंड कर रहे हैं, नेरोलेक भी चलना चाहिए और एक्सो नोबल भी चलना चाहिए। तो इस काउंटर में जो प्राइस पैटर्न बने यहाँ पे अपमूव बनने चाहिए। लग रहा है जिस हिसाब से वॉल्यूम्स का सपोर्ट और प्राइस पैटर्न बन रहा है, लगभग मौजूदा लेवल से 7-8% की रैली बननी चाहिए। तो करंट लेवल पे ले सकते हो। 7-8% तक के अपटेक इस काउंटर में भी सारी पेंट कंपनीज के मुंह के चलते देखने को मिलने चाहिए। इस बीच अगर आप देखें बैंक निफ्टी फिर डे हाई की ट्रेजेक्टरी के आसपास ट्रेवल करता हुआ आसपास। कल हमने एक ट्रेड लिया था एक्सिस बैंक इसी वक्त और बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशो पोस्ट कर रहा था, अब करीब करीब 676 डे हाई पर आ गया है। चंदन, 2 ट्रेड्स पे ध्यान दीजिएगा। एक्सिस बैंक डे हाई पर अच्छा ओआई रीजन भी हुआ है यहाँ पे और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेवल करता हुआ, और स्क्रीन पे दूसरा ट्रेड रखेगा एसआरटी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। ये एग्जैक्टली मेरे बोलते बोलते अभी कल के हाईस को क्रॉस करने की चेष्टा करता हुआ। आउट ऑफ दीज 2 अगर आपको पिक करना हो तो कौन सा ट्रेड पिक करेंगे? और इसमें अगर कोई ऑप्शन जोड़ना चाहें, आई मीन कॉल ऑप्शन, तो प्लीज उस पर भी टेक दीजिएगा अपना। बिल्कुल से देखिए, दोनों का स्ट्रक्चर काफी शानदार है और श्रीराम ट्रांसपोर्ट आप देखोगे अपटिक के बाद में एक फॉलिंग हल्का सा चैनल बना है सिमिलर टू फ्लैग,
और उसके बाद में कल एक बुलिश कैंडल बना, आज फॉलोअप देखने को मिल रहा है। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे यहाँ पे फोकस है और ऐसा लग रहा है रिसेंट के स्विंग आइज 1316 तक के लेवल बनने चाहिए, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह बननी चाहिए। 1215 के स्टॉप लॉस, ऊपर में 1316 के टारगेट। यहाँ पे ऑप्शन ट्रेड भी लिया जा सकता है और ऑप्शंस की यहाँ पे यदि आप बात करें तो मैं यहाँ पे स्लाइटली एट द मनी के आसपास की कॉल को फोकस कर रहा हूँ और यहाँ पे इस कॉल पे आपको ट्रेडिंग बेट लेना चाहिए। आप देखेंगे 1250 की कॉल है, वो काफी एक्टिव है। 1250 की कॉल को ले और यहाँ से लगभग 22 से 25 रुपए का मूवमेंट इस कॉल में बनना चाहिए। सिमिलरली यदि आप एक्सिस बैंक की भी बात करें तो यहाँ पे भी अप मूव बन रहा है और आज जो बैंक निफ्टी को सहारा मिलना है कहीं ना कहीं एक्सिस बैंक से बनना है। कल इनसाइड बार के बाद में जो लोअर टॉप लोअर बॉटम निगेट हुआ है उसकी वजह से यहाँ पे भी 688 तक के टारगेट बनने चाहिए। ये राय एक्सिस बैंक पर आती हुई दिख रही है आपको। डायरेक्टर साहब, थोड़े समय पहले हमने एक ब्रेकआउट पकड़ा था JSW एनर्जी का, वापस उसको स्क्रीन पे लेके आइए। यहां पर आप मूवमेंट और ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं। अब मेरे सामने जो प्राइस है वो है लगभग 78.35। यहां पर बहुत जबरदस्त ब्लॉक डील्स हो रही हैं, 32 लाख की, 7 लाख की, 32,73,000 की। तो ये मूवमेंट आपको दोबारा पकड़ना है। जुड़ेंगे सचिदानंद उत्तेकर साहब से। सचिन जी, राय दोबारा अगर आप JSW एनर्जी के बारे में देना चाहते हो। यहां पर अप ट्रेंड अब शुरू हो चुका है दोबारा और जो वॉल्यूम है आपके सामने वो है लगभग 38 लाख शेयर जो फिलहाल स्क्रीन पर मेरे सामने ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। राय JSW एनर्जी पर दोबारा। लेवल्स इंटैक्ट है, मुझे लग रहा है 81 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। जिस तरीके से ये ब्रेकआउट हुआ है, पहले हमने एक स्टॉप लॉस दिया था 75.50 के आसपास का, मुझे लग रहा है थोड़ा सा ग्रेजुअली उसे अप कर लेना चाहिए। 76.50 1 रुपए से मैं बढ़ा रहा हूँ इसे। मुझे लग रहा है ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए और होल्ड कीजिए पोजीशन को। मुझे लग रहा है 80-81 के ही जोन में आपको पोजीशन रिव्यू करनी चाहिए। जिस तरीके से ये पैटर्न है, कंटिन्यूएशन पैटर्न जिसे हम बुलिश पेनेंट बोलते हैं, उसका ये ब्रेकआउट हुआ है और उसके टारगेट लगभग उसी लेवल्स के आसपास कोइंसाइड हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी काफी हाई है 80-81 लेवल के स्विंग्स होने की। बहुत जबरदस्त तरीके से आपको पकड़ते हुए दिख रहे हैं हम लोग CNBC आवाज पर। एक फ्लैट ट्रेड के बाद आज 5 दिन का एक रेंज निकालता हुआ आपको दिख रहा है JSW एनर्जी, और ये आपको दिन का उच्चतम लेवल छोड़िए, ये लगभग 2-3 साल का हाईएस्ट लेवल आपके पास है 78.40। फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, इस पर आप नजर रख सकते हैं और मोहर लगाते हुए दिख रहे हैं चंदन तपड़िया साहब भी और सचिदानंद उत्तेकर साहब भी। चंदन जी, दोबारा आपसे जुड़ते हैं। फिलहाल नतीजों से पहले आपको कैश काउंटर्स में सिंजीन, जो कि एक फार्मा कंपनी है, उस पर अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। सिंजीन का प्राइस डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लाइए। लगभग आपके सामने जो मूवमेंट है वो है 617 रुपए 50 पैसे पर। पोजिशनली एनालाइज कीजिए चंदन जी, सिंजीन हमारे लिए। बिल्कुल से आपने सही कहा, इस काउंटर को पोजिशनली यहाँ पे देखना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस वाला काउंटर है। स्लो एंड स्टडी इस काउंटर ने काफी अच्छा रैली पिछले 8-9 महीने में देखा है। 233 से लेके ऑलमोस्ट वहां से 3 गुना हुआ है और तो सेटअप काफी अच्छा है। काउंटर अपने लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में चल रहे हैं और ये एक ऐसा काउंटर है जहां पे स्लो एंड स्टडी अप देखने को मिलते हैं। कोई भी डिप आता है तो खरीदारी आ जाती है और फिर अप देखने को मिलते हैं। तो पोजिशनली मेरे हिसाब से सबसे सेफ एंड स्टडी काउंटर है और यहाँ पे नतीजों के चलते यदि थोड़ी सी भी फॉलोअप देखने को मिला तो काउंटर वापस रिसेंट के स्विंग आए जो न्यू लाइफ टाइम हाई टेरिटरी को छूते हुए नजर आएगा। तो इमीडिएट बेसिस पे आप देखें इस काउंटर में 603 का सपोर्ट है, ऊपर में 644 जो लाइफ टाइम हाई है वो, और उसके बाद में 700 तक के टारगेट भी हासिल होने चाहिए। ये राय दिख रही है आपको आती हुई सिंजीन पर। नतीजे हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, जहां वहां आपको अपडेट मिलेगा वो आपको देते हुए दिखेंगे। कहां स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट है डायरेक्टर साहब दिखाइए। गुजरात गैस दिन के उच्चतम लेवल पर 373 रुपए के आसपास आपको ये ट्रेड होता हुआ दिखेगा। 2.8 लाख की यहां पर एक ट्रांजैक्शन होता हुआ दिख रहा है मुझे। सुमितोमो केमिकल्स लेके आइए। केमिकल स्पेस में और फर्टिलाइजर स्पेस में बहुत ही जानी मानी कंपनी, जापानीज MNC। आपके सामने प्राइस है 327.85। आपके सामने और अच्छा मूवमेंट्स आता हुआ दिख रहा है मुझे CESE में। गोयंका ग्रुप की कंपनी, कैलकाटा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, आपको दिन के उच्चतम लेवल 715 रुपए के आसपास चलती हुई दिख रही है। सारे के सारे टायर स्टॉक्स महक रहे हैं। लगभग 195.55 का प्राइस अपोलो टायर में आपके सामने आता हुआ। तो चौतरफा तेजी फिलहाल 10:20 पर निफ्टी आपके सामने 56 अंक ऊपर 14,576 पर आपको चलता हुआ दिखेगा
और बैंक निफ्टी 40 अंक ऊपर 32,660 के आसपास। और स्टूडियो में कदम रख चुके हैं नीरज जी। नीरज जी, स्वागत है आपका। जी, तो आज हम बात करने वाले हैं शैल जी सेस के बारे में। जी जी जी। अक्सर हम सुनते हैं बजट में एक सेस लगा दिया जाता है, जो एक प्रकार का शुल्क होता है जो टैक्स के ऊपर लगाया जाता है, हमारे बेस टैक्स के ऊपर। इसका मकसद ये होता है कि सरकार किसी खास चीज़ के लिए जब फंड इकट्ठा करना चाहती है तो उसके ज़रिए इकट्ठा किया जाता है, उसको सेस कहते हैं। और ये जो हमारी टैक्सेबल इनकम होती है उसके ऊपर लगाया जाता है। तो यानी अभी जो इस समय चल रहा है वो 4% के आसपास टैक्स लगता है। जैसे एजुकेशन सेस है, कृषि कल्याण सेस है, या डिजास्टर सेस केरल गवर्नमेंट लगाया। राज्य और केंद्र सरकार दोनों इसको लगा सकती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्सेस पे ये लग सकता है। और ये परमानेंट नहीं होता, जब वो मकसद पूरा हो जाता है तो सेस को खत्म कर दिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये पैसा सरकार के पास जब इकट्ठा हो जाता है तो इसको किसी दूसरे मद में खर्च नहीं कर सकते हैं। ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है अगले साल, और ये उसी काम के लिए खर्च होता है जिसके लिए इकट्ठा किया जाता है। तो इस बार बजट में इसकी महत्ता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि कोविड के दौर से हम गुजरे हैं, तो हो सकता है कि कोई और प्रकार का सेस लगाया जा सकता है। तो नीरज जी, ये अटकलें तो बाजार में हैं ही कि इतना ज़बरदस्त सरकार का खर्चा हुआ और करीब 8-9 महीने जो रेवेन्यू पिक्चर थी वो बिल्कुल ही मायूस थी। कहीं से भी आपने जीएसटी को कलेक्ट होते हुए नहीं देखा। अगर इनकम ही नहीं होगी तो इनकम टैक्स क्या दिया जाएगा। तो इन सब की जो कमी थी वो शायद आप बढ़ते हुए टैक्स में आते हुए देखें बजट में। संभव है ये, क्योंकि देखिए वैक्सीनेशन का खर्चा काफ़ी बड़ा होगा और सरकार इसको अपने ऊपर वहन कर रही है, राज्य हो या केंद्र हो। तो हो सकता है कि किसी एक मद से कम करके दूसरे मद में सेस करें। मान लीजिए 4% का सेस अभी आपके ऊपर लग रहा है, तो उसको ना बढ़ा करके किसी एक को हटा दें और दूसरा सेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दें, जो वैक्सीनेशन के लिए हो सकता है या कोई और खर्चे के लिए हो सकता है। तो इसलिए जानना जब दर्शकों को जरूरी है कि आपके ऊपर लगे तो आप चौंक में जाइए क्या अलग से लगा दिया। तो इसलिए सेस को जानना जरूरी है। इस बार ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होगा और सरचार्ज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डराने वाली बात कर रहे हैं आप। नहीं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। सरचार्ज तो हमेशा अच्छे काम के लिए होता है, क्योंकि डोमेस्टिक प्लेयर्स को लेवल करने के लिए सरचार्ज लगाया जाता है। तो डरना नहीं है बिल्कुल, लेकिन सेस हमारे इनकम टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स का एक अहम हिस्सा है, इसलिए हमें वो जानना जरूरी है। तो क्या लगता है जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं, मेरे ख्याल से 1.2 करोड़ लोग हैं हम जैसे, जो महीने दर महीने सैलरी आने से पहले टैक्स देते हैं, तो हम पर बोझ बढ़ेगा? बेशक, क्योंकि जो टैक्स पेयर हैं उनकी जिम्मेदारी है ज़्यादा बनती है, तो उन्हीं के ऊपर बोझ आ सकता है। ये एक सच है कि सरकार के पास खर्चे बहुत हैं इस बार इस पैंडेमिक की वजह से। सही बात है। तो आप मतलब इस सच को सबको स्वीकार करना चाहिए, और ये जिम्मेदारी भी है हमारी, क्योंकि वो सरकार के पास कहाँ से पैसा आता है, हमसे लेते तभी टैक्स से आता है। तो ये एक फैक्ट है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। और चूंकि 100 साल का बजट है इस बार, तो बहुत सारे नए खर्चे भी आप आते हुए देखेंगे। तो हम तो ये निजी तौर पर चाहेंगे कि ना लगे सेस, बिल्कुल, लेकिन लगता है तो फिर जानना। अच्छा, बहुत लोग हमसे ट्विटर पर जुड़ते हैं, हमारे दर्शकगण, हमारे ट्रेडर्स, जो हमसे कई सवाल पूछते हैं बजट्स के बारे में कि भाई फिस्कल डेफिसिट समझाइए, सेस क्या होता है बताइए। कल प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए थे परसों, उन्होंने बैड बैंक के बारे में बताया, और नाम चाहे बैड हो, एक्चुअली ये है बहुत अच्छा, ये एक्चुअली गुड बैंक है जी। और शैल जी, इस बार बहुत चर्चा है, मैं प्रीएम्प्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है बैड बैंक अनाउंसमेंट इस बार हो सकता है जी। तो चलिए, बैड बैंक पर चर्चा हो रही है, चर्चा हो रही है सेस पर। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और आपको कोई ऐसा चिन्ह या ऐसा कोई शब्द हो जो बजट में समझ में ना आता हो, तो नीरज जी को टैग कीजिए, प्रदीप जी को टैग कीजिए, हो सके तो मुझे भी टैग कीजिए, और हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको अगले दिन आपको एक्सप्लेन करते हुए दिखें। तो आज चर्चा हुई सेस पर, और नीरज जी का मानना है कि भाई लगता हुआ दिखेगा, क्योंकि सरकार एक्चुअली बैकफुट पे है। डेफिनेटली, क्योंकि इतना मैसिव एक्सपेंशन सरकार के ऊपर पड़ गया है, बोझ, खर्चे बहुत बढ़े हैं। अब देखिए, आप अनाज पिछले कितने महीनों से, साल भर लगभग होने वाला है, फ्री में दिया जा रहा है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं तो बोझ आएगा ही सरकार के ऊपर, और सरकार हम और आप हैं, हमारे आप के टैक्सेशन से देश चलता है, तो लग भी सकता है। और सरकार के पास रेवेन्यू है नहीं, इसीलिए देखिए अब लगातार ओएफएस कर रही सरकार कि किसी तरीके से डाइवर्समेंट से ही कहीं से पैसे आए। तो फिनेंसेस, कितना खर्चा है सरकार का और कितना आमदनी है उसकी, इसी को मैनेज करने का काम है बजट में।
तो देखते हैं क्या होता है इसमें। जी नीरज जी, एक बात और एक्सप्लेन कीजिए। सेस हम लोग यूं समझते हैं कि हमारे ऊपर जो एक हल्का सा टैक्स है, और बहुत लोग इस बात पे बहुत गुमान और बहुत गुस्सा करते हैं कि जो पेट्रोल के दाम हैं और डीजल के दाम हैं वो कम होते हुए नहीं दिखे। मतलब क्रूड ऑयल तो आपने जीरो के नीचे भी करवा दिया था, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? हाँ। और पैसे हम उतने ही देते रहे, 70-75 रुपए पेट्रोल पर, 80-82 नहीं हुआ, रुपए बिल्कुल। डीजल पर। जब मैं टंकी भरवाता हूँ अपनी वो पहाड़ की, तो समझिए दिल पे एक हल्का सा चोट लगती है कि भाई इतने पैसे मांग लिए। तो ये सेस भी वहीं से आता है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं इसमें 30 सेकंड में लोगों से बता दूं, मैंने इस पे एक घंटे के शोज किए आवाज़ जी, जी। में, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। हमको भी लगता है, सबको लगता है कि पेट्रोल इतना महंगा, डीजल इतना महंगा, क्रूड ऑयल देखिए जीरो के नीचे भी एक बार गया, फिर $20 पे बहुत दिन तक रहा। मोटी बात आप ये समझिए कि जब आप 2 रुपए किलो गेहूँ, 3 रुपए किलो चावल, मिट्टी का तेल सस्ता लेते हैं, बढ़िया सड़कें चाहिए, सरकारी अस्पताल चाहिए, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? मनरेगा के लिए जो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट है वो कहाँ से आएगा? वो सब यहीं से आता है। तो सरकार के पास कोई अलग से खजाना तो है नहीं कि वहाँ से लेके आएंगे। वो ज़्यादा नोट छाप नहीं सकते, फिर डेफिसिट बढ़ा देंगे आप। तो इसलिए जो पेट्रोल डीजल पे, ये बात सच है कि आधे से ज़्यादा टैक्स है उसमें, एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा टैक्सेस हैं उसमें, लेकिन वो टैक्सेस वसूलना इसलिए ज़रूरी है कि देश की 80 करोड़ जनता को जो फ्री में अनाज दिया जा रहा है कोविड के दौरान, इसका खर्चा भी तो कहीं से आएगा। तब हम क्वेश्चन नहीं करते हैं। जब 80 रुपये लीटर, 90 रुपये लीटर पेट्रोल हमें मिलता है तो हम बहुत रोते हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि 2 रुपये किलो चावल आप बेच कैसे रहे हैं? MSP तो 1975 है। जी जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ये हमारे दर्शकों को भी समझना चाहिए कि ये सरकार की मजबूरी है, और सेस लगाना किसी भी तरीके से किसी को कोई खुशी नहीं मिलती कि आपसे ज़्यादा टैक्स ले। और ये जो सामान है, ये जो पैसा एकत्रित होता है, ये काम में आता है सस्ता अनाज, सस्ता गेहूं, सस्ता चावल, सस्ती दाल देने में। और नीरज जी, मेरे ख्याल से एक लगभग 80,000 करोड़ का खर्चा वैक्सीनेशन का है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये अगर सेस बढ़ता है तो आपको वैक्सीन की तरफ लगता हुआ दिखेगा। और मेरी और CNBC आवाज़ के कई लोगों की राय ये है कि अगर आपको सरकार मुफ्त में वैक्सीन लगवा रही है तो कुछ आप PM केयर्स फंड में ज़रूर डोनेट करें। और ये भी है कि कोई तो उसकी कॉस्ट बेयर कर रहा है जी, हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, बट किसी ने तो करे। फ्री में कुछ नहीं, देयर इज नो फ्री लंच। देयर इज नो फ्री लंच, क्या बात है नीरज जी, देयर इज नो फ्री लंच। और वैक्सीन का खर्चा हमारी सरकार के आने वाले बजट में भी आपको आता हुआ दिखेगा। मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको इसका खर्चा स्वयं उठाना चाहिए, और अपने घर में जो भी आपका सपोर्ट स्टाफ हो उनको वो फ्री वैक्सीन लगने दें। चलिए, समय समाप्त हो चुका है 10 के दमदार ट्रेड्स का। चंदन जी, आपका आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सचिन जी, आप हमारे साथ सुबह से जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत आभार। 10 के दमदार ट्रेड्स को यहीं समेटते हैं। वीरेंद्र जी और मुझको दीजिए इजाज़त। स्टूडियो में प्रदीप जी आ चुके हैं, और आज प्रदीप जी का जन्मदिन है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदीप जी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक बात याद कीजिए नीरज जी, जब एक्चुअल US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन शुरू हुआ, वोटिंग वगैरह बात हुई 3, 4, 5 महीने पहले की बात है, तो प्रदीप जी ने कहा कि भाई 20 जनवरी मुझे यूं याद है क्योंकि US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की जो स्वेरिंग इन सेरेमनी होगी वो 20 जनवरी को होगी। और आज तो जीते कोई भी, लेकिन पहली पार्टी मेरी तरफ से। क्या तो भाई कोई धमाके वमाके केक वेक कटवाइए प्रदीप जी के लिए। प्रदीप जी 18 एट हार्ट। वेरी मच। चलिए, तो जो TV 18 में काम करते हैं, हम सब लोग की उम्र जो है वो 18 पे कैप है। चलिए, आपके लिए ट्रेडर्स हॉटलाइन। शुक्रिया। तो फिलहाल बारी है अब आपकी। आपको आपके सवाल पूछने का वक्त हो चुका है। आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो, कोई भी स्टॉक जो आपने ले रखा है या लेना चाहते हैं, तो हमसे जरूर पूछिए। आप अपना सवाल हमें ट्वीट कीजिए, आपके ट्विटर हैंडल से ट्वीट कीजिए और हमें टैग कीजिए #AskAwazFNO या #AskAwazCash लिखकर, और हम देंगे आपके सारे सवालों के जवाब। लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबरें।